A very good morning to all of you. So, on the lecture series of Indian economy, today we will talk about Indian banking system, and our today's agenda will be Reserve Bank of India. I mean to say, we will know some facts related with Reserve Bank of India. So to start with, अगर हम लोग इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, we talk about establishment. Long back 1st April 1935 by the act of RBI Act, very important act 1934. तो आरबीआई जो कुछ भी काम करती है वो उसका आधार आरबीआई एक्ट 1934 ही होता है. ओके, वी कैन से द फर्स्ट गवर्नर was Sir Osborne Smith. He was from Britain. Okay, and his tenure was 1935 to 37. Only the thing important is you should know who was the first governor of RBI. Then, if we talk about the second governor, this is again very important. It was James Taylor and his tenure was, इनका कार्यकाल था 1937 से लेकर 1943 तक, 43. ओके, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस वक्त इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. और जेम्स टेलर जो सेकंड गवर्नर हुए उन्होंने शिफ्टेड हेडक्वार्टर टू मुंबई. दैट मीन्स आज इसका हेडक्वार्टर मुंबई है. ओके, दिस इज वाई जेम्स टेलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही वॉज अगेन फ्रॉम ब्रिटेन. नाउ योर थर्ड गवर्नर इज equally important, very important. And third governor was C.D. Deshmukh, and his tenure was 1943 to 49. Okay, that means we can say कि at the time of independence, हम लोग ये कह सकते हैं आज़ादी के वक्त आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख थे. ही वॉज इंडियन. तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि भारतीय आरबीआई के गवर्नर, देन ही इज सी.डी. देशमुख. देन वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई. नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1st January 1949. Okay, so we can say that at the time of nationalization, again RBI governor was C.D. Deshmukh. Okay, क्योंकि जब I mean to say जब 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था तो वो उस वक्त 5 करोड़ के कैपिटल से शुरुआत किया गया था. आई शुड राइट दिस, 5 करोड़, और उसमें भी अगर आप और डेप्थ में जानोगे तो 5 लाख शेयर्स. ओके, तो इससे शुरुआत किया गया था जिसको फिर नेशनलाइज किया गया 1949 में, 1949. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1st January 1949 नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई. ओके, तो थर्ड गवर्नर थे सी.डी. देशमुख 1943 to 49. तो इनके कार्यकाल को देखकर ही समझ आ रहा होगा कि आजादी के वक्त सी.डी. देशमुख was your governor of RBI, and nationalization जब हुआ तो उस वक्त भी C.D. देशमुख ही थे. अब अगर हम लोग बात करें इसके ब्रीफ
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, ओके, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर इज अ गवर्नर। आई होप आप जान रहे हो अभी प्रेजेंट एज ऑफ टुडे 15 जुलाई 2020, ओके, शक्तिकांत दास, शक्तिकांता दास, ही इज द गवर्नर, ओके। अपार्ट फ्रॉम वन गवर्नर देर आर प्रोविजन फॉर 4 डिप्टी गवर्नर्स, ओके, बट एट प्रेजेंट देर आर ओनली 3 डिप्टी गवर्नर्स, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट आपके एनएस विश्वनाथन ले लिए हैं अभी कपल ऑफ मंथ्स बैक, जिसमें एक हो गया बीपी कानूनगो, यू हैव एमके जैन एंड यू हैव महेश पात्रा, माइकल पात्रा, दिस इज महेश कुमार जैन, ओके। जो चौथे थे एनएस विश्वनाथन, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट कपल ऑफ मंथ्स बैक ले लिया है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो देर इज अ गवर्नर, देन देर इज अ प्रोविजन फॉर 4 डिप्टी गवर्नर्स। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर जोनल डायरेक्टर्स, ओके, आई शुड राइट दिस साइड, देर आर प्रोविजन फॉर जोनल डायरेक्टर्स। आई होप नाम ही बता रहा है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन एंड नॉर्थ जोन, ओके। तो आप कह सकते हो 4 जोनल डायरेक्टर हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर 20 रीजनल ऑफिसेस, ओके, एंड देर आर 11 सब ऑफिसेस फॉर आरबीआई। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें मैक्सिमम 21 मेंबर्स हो सकते हैं। आई होप अगर ये 21 मेंबर्स का आप सब क्लासिफिकेशन देखो तो एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 जोनल डायरेक्टर, then you have 10 nominated from GOI, Government of India, and 2 nominated from Finance Ministry, okay. So there is a provision of Board of Directors, जिसका हम सब क्लासिफिकेशन यहां पर बतला रहे हैं, ओके। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। तो ये एक हो गया ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो। नाउ RBI have some subsidiary companies या subsidiary units, okay, fully owned by RBI, जिसमें पहला होता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दिस वॉज अ लैंडमार्क डिसीजन, DICGC, इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इस कॉरपोरेशन के आने के बाद ही बेसिकली एक फेथ डेवलप हो पाया था कि हम अगर पैसा जमा करेंगे तो मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा, ओके। अर्लियर इसका लिमिट 1 लाख रुपया था, जो कपल ऑफ मंथ्स बैक आपके लास्ट बजट में इसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया। आई होप आप अगर न्यूज फॉलो करते हो, करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, तो वो PMC स्कैम के बाद ये डिसीजन लिया गया, ओके। सो यू कैन से दैट दिस इज द सेफ्टी नेट फॉर योर डिपॉजिट्स, दिस इज बेसिकली सेफ्टी नेट फॉर डिपॉजिट्स। आप जो बैंक में पैसा जमा करते हो, ओके, तो वो इंश्योर्ड रहता है
और वो इंश्योरेंस का काम यही देखती है, DICGC। ओके, ये बेसिकली इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एक फेथ डेवलप करता है। fully owned by RBI. Then you have भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ओके, दैट मीन्स BRBNMPL, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। ओके, आई होप नाम ही बता रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ नोट्स। इस पर हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ नोट्स आज का एजेंडा है, बस आरबीआई को समझना। ओके, तो एज ऑफ टुडे अगर BRBNMPL की बात करें तो देर आर कपल ऑफ यूनिट्स, एक आपके कर्नाटका के मैसूर में है और एक दूसरा आपका वेस्ट बंगाल में है। ओके, तो ये दो यूनिट से भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की जो कैपेसिटी है दैट इज 16 बिलियन पीसेज ऑफ नोट्स पर डे इन अ 2 शिफ्ट बेसिस। ओके, तो दिस इज ओनली अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन कि BRBNMPL क्या है। तो वो बेसिकली आरबीआई की एक सब्सिडियरी यूनिट है विच डील्स विथ प्रोडक्शन ऑफ नोट्स। खैर, द थर्ड यूनिट इज IFTAS, वेरी इंपॉर्टेंट, IFTAS। ओके, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ये बेसिकली आरबीआई को सपोर्ट करती है, टेक्निकल सपोर्ट करती है। ओके, सो वी कैन राइट टेक्निकल सपोर्ट टू आरबीआई। देयर इज इवन वन मोर यूनिट, REBIT, REBIT. So I should write here, this is REBIT. Okay, Reserve Bank IT Private Limited. Okay, ये बेसिकली डील्स विद द सिक्योरिटी सिस्टम्स ऑफ आरबीआई। वो साइबर सिक्योरिटी आप समझ सकते हो, या कह सकते हो IT सिक्योरिटी ऑफ आरबीआई। ओके, तो दीज आर 4 सब्सिडियरी यूनिट्स ऑफ आरबीआई जो फुल्ली ओन्ड बाय आरबीआई है। ओके, नाउ देयर इज वन सचेत पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस कह सकते हो, या इन्वेस्टर अवेयरनेस कह सकते हो। बेसिकली इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए ही ये है। एंड देयर इज वन मोर पोर्टल ऑफ आरबीआई जिसका टैगलाइन है, पहचानो पैसे की बोली क्योंकि पैसा बोलता है। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बेसिकली काउंटरफिट नोट्स के लिए है। ओके, तो ये दो कह सकते हो आरबीआई का पोर्टल है, एक वन फॉर योर काउंटरफिट नोट्स। ओके, और दूसरा जो है वो पहला नकली नोट के लिए हो गया, वो पहचानो पैसे की बोली क्योंकि पैसा बोलता है, और दूसरा सचेत पोर्टल है जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए है। इनफैक्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आप कह सकते हो इसी साल, वेरी इंपॉर्टेंट, 10th to 14th Feb there was financial awareness week. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स एग्जाम। ओके, एग्जाम में करंट अफेयर्स वाले पोर्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10th to 14th February फाइनेंशियल अवेयरनेस वीक इस बार आरबीआई ने कह सकते हो निर्धारित किया था। ये 2020 की बात हो रही है, 2020। ओके, so these are some of the basic facts of RBI.
अगर इसके अपार्ट हम लोग बात करें इसके फंक्शंस की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज एपेक्स बैंक, या इसको आप सेंट्रल बैंक भी कह सकते हो, क्योंकि ये पूरे भारत का सर्वोत्तम बैंक कहा जा सकता है, इसलिए इसको सेंट्रल बैंक भी कह सकते हो। गवर्नमेंट्स बैंक, ओके, देन यू मे से आरबीआई एज बैंकर्स बैंक, क्योंकि बैंक का बैंक यही है, या इसको यह भी कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आई होप नाम बता रहा है कि आप लोन लेने के लिए एट मैक्स कहां जा सकते हो, देन दैट इज आरबीआई। ओके, मतलब माध्यम, एक पर्सनल व्यक्ति यहां पर अकाउंट नहीं खुलवा सकता, यहां बैंक अपना अकाउंट खुलवा सकता है, इसीलिए इसको बैंकर्स बैंक कहते हैं या गवर्नमेंट का बैंक कहते हैं। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट का एजेंट भी है। ओके, गवर्नमेंट का एजेंट है ये। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि देर आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, देर आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, जो बेसिकली कह सकते हो आरबीआई एक माध्यम बनता है। ओके, गवर्नमेंट की लेंडिंग्स के लिए और गवर्नमेंट के सेविंग्स के लिए। ओके, तो बेसिकली वो एक एजेंट है, या फिर कह सकते हो ये एडवाइजर है गवर्नमेंट का, ये एडवाइजर भी, ये भी रोल प्ले करता है। ओके, तो यू मे से दैट गवर्नमेंट का बैंक तो है ही, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट का एजेंट भी है, गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है। ओके, अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ओके, यू मे से रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट, इसका अर्थ ये हुआ कि मनी का सप्लाई, ओके, वो किस तरीके से होगा ताकि महंगाई को कर्ब किया जा सके। दैट मीन्स यू में से मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। ओके, मुद्रास्फीति, महंगाई, जिसको आप एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी से समझ सकते हो। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज योर फॉरेक्स रिजर्व, जिसमें आप कह सकते हो गोल्ड, एसडीआर, ओके, या फॉरेन करेंसी। सो आरबीआई इज द वन हु टेक केयर्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एज वेल एज इट इज द वन हु मैनेजेस द कह सकते हो एक्सचेंज रेट। ओके, तो आरबीआई का ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, करेंसी नोट्स या बैंक नोट्स जिसको कहा जाता है, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। तो यही आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इट हैज पावर टू यू में से 1-2 रुपया से लेकर 10,000 रुपए तक नोट प्रिंट करने की इसको शक्तियां दी गई है। ओके, आई होप क्वाइंस इज minted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 रुपी नोट इज ऑल्सो प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। फाइन, सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई। इसमें एक और चीज आप लिख सकते हो, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम से ही वो निकल कर आ रहा है कि अगर किसी नए बैंक को लाइसेंस देना है तो वो काम भी आरबीआई ही देखती है। ओके, फिनेंशियल इंक्लूजन करना है, मतलब एक जो उस पंक्ति में जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, इसका अर्थ ये हुआ जो सबसे गरीब है उस तक बैंकिंग सिस्टम कैसे पहुंचे, उसके लिए जो नियम बनाती है वो आरबीआई ही बनाती है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। ओके, तो ये सब आपका ब्रॉड लेवल पर अगर देखो तो रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम में आ सकता है। एनीवेज, देयर आर सम आरबीआई गवर्नर्स जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा हम लोग तो अभी देखे कि शक्तिकांत दास 25th गवर्नर है। ओके, फर्स्ट गवर्नर हम लोग बात कर चुके हैं, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ही वाज फ्रॉम ब्रिटेन। सेकंड जेम्स टेलर, ही वाज फ्रॉम ब्रिटेन। थर्ड CD देशमुख, ही वाज एन इंडियन, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या नेशनलाइजेशन
ही वॉज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके, इसी क्रम में आप मेमोराइज कर सकते हो 13th गवर्नर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 13th गवर्नर आपके इंडियन इकोनॉमी में ये 13th गवर्नर का बड़ा इंपैक्ट रहा है, एंड दिस इज एम नरसिम्हम। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी 2 कमिटी आई थी बैंकिंग रेगुलेशन में। ओके, एक अर्ली 90s और एक लेट 90s। दैट मीन्स यू मे से 1991-92 और एक 1997-98। ओके, 2 बार बैंकिंग में रिफॉर्म्स किया गया। एक आफ्टर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जब एलपीजी पॉलिसी आ गई थी, उसके बाद नए प्राइवेट बैंक्स का इंक्लूजन किया गया था आपके इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। मतलब अगर आप एकदम इतिहास से बात करो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की, तो इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया था। सारे प्राइवेट बैंक्स को पकड़ पकड़ कर गवर्नमेंट बैंक बनाया था, मतलब वो नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। और फिर जब लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, जो जिसमें पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो आफ्टर दैट देयर वाज अ कमिटी जो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आई थी, और उसको हेड किए थे एम नरसिम्हम। एम नरसिम्हम वॉज योर 13th आरबीआई गवर्नर। तो 1991-92 में उन्होंने एक अपना रिपोर्ट दिया था, और इस रिपोर्ट के तहत 10 नए प्राइवेट बैंक उस समय खोले गए थे। ओके, एंड सिमिलरली 1997 और 98 में फिर से एक बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए कमिटी आई थी, और एम नरसिम्हम को फिर से हेड बनाया गया था उस कमिटी के, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। जिसके बाद 2 और नए प्राइवेट बैंक खुले थे, जिसमें आप कह सकते हो एक यस बैंक था और एक कोटक महिंद्रा बैंक था। ओके, इनकी अनुशंसा को माना गया था, और फिर फाइनली 2 और बैंक खुले थे। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। दिस वॉज ओनली फॉर अ कनेक्शन। फाइन। फर्स्ट कमिटी की अगर हम लोग बात करें, एम नरसिम्हम की जो पहली कमिटी आई थी, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर आपके ये मनमोहन सिंह थे। ओके, तो ही सबमिटेड द रिपोर्ट टू मनमोहन सिंह। मतलब इस कमिटी का अपॉइंटमेंट भी मनमोहन सिंह ने किया था, और इस रिपोर्ट को जो लिया था, ओके, जो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट हुआ था, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को ही दिया गया था। लेकिन जब 97-98 की बात करोगे, तो जब दूसरी बार एम नरसिम्हम कमेटी बनी थी आपके बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, तो पी चिदम्बरम ने अपॉइंट किया था और यशवंत सिन्हा ने एक्सेप्ट किया था। ओके, वो 97-98, अगर आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की थोड़ी जानकारी रखते हो, तो देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट। वो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, एनडीए की गवर्नमेंट आई थी 1998 में, और यशवंत सिन्हा वाज द वन हु एक्सेप्टेड दी, आई मीन कह सकते हो, रिपोर्ट गिवन बाय एम नरसिम्हम। सो 13th गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी क्रम में वी शुड राइट 15th गवर्नर ऑल्सो। आई शुड टेक दिस स्पेस। 15th गवर्नर, एंड दिस इज योर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। I hope name is self-explanatory. Okay, nothing to say about Dr. मनमोहन सिंह. आप इनके बारे में जान रहे हो. Okay, so this is very important. 15th गवर्नर, RBI गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. I should say that 19th गवर्नर is again very important. Okay, C. रंगाराजन. Now ये इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया था अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसी से, आई मीन एक्सपेंडिचर मेथड से, और कहा था कि अगर 32 रुपया कोई खर्च करता है रूरल, ओके, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई 32 रुपया खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, और अगर शहरी क्षेत्र में 47 रुपया खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। मतलब सी रंगाराजन कमेटी एक बनाई गई थी पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए, और उन्होंने एक्सपेंडिचर मेथड दिया था पॉवर्टी लाइन के डेफिनेशन के लिए. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज योर 19th गवर्नर. देन 20th गवर्नर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आई शुड यूज दिस स्पेस.
20th गवर्नर। 20th गवर्नर की अगर बात की जाए तो बिमल जलान। अगेन बिमल जलान कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग फिर एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव यू द कनेक्शन की जितनी भी कमिटीज आ रही है या फिर जो पास्ट में आई है फॉर रिफॉर्म्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम कह लो या फिर मॉनिटरी पॉलिसी में किसी तरह का अगर कोई रिफॉर्म्स चाहिए, तो जो भी कमिटीज बनती है उसमें कहीं ना कहीं आरबीआई गवर्नर को ही हेड बनाया जाता है। जस्ट वांट टू गिव यू वन कनेक्शन। तो बिमल जलान कमिटी एक बनाई गई थी आपके बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। ओके, इन 2000 कह सकते हो रिसेंट 2014 में आपको एक बिमल जलान कमेटी बनी थी और इन्होंने भी अनुशंसा किया और 2 नए बैंक, प्राइवेट बैंक फिर से आपकी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, आरबीआई ने एक्सेप्ट किया और फाइनली 2 प्राइवेट बैंक और बनाए गए। और अभी रिसेंट 2019 की अगर बात की जाए तो आरबीआई का जो सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने की बात आ रही थी, जिसमें 1,76,000 करोड़ जो आरबीआई का सरप्लस था, वो बात हुआ गवर्नमेंट को वो शिफ्ट करने के लिए, वो देने के लिए, तो वो भी रिकमेंडेशन बिमल जलान कमिटी ने ही दी थी। ओके, सो 2 कमिटी बिमल जलान से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हो गया प्राइवेट बैंक्स से रिलेटेड और दूसरा हो गया ये शिफ्टिंग ऑफ दैट आरबीआई सरप्लस टू गवर्नमेंट या ट्रांसफर ऑफ दैट आरबीआई सरप्लस टू गवर्नमेंट। देन 25th तो आप जान रहे हो, 24th गवर्नर वॉज योर उर्जित पटेल। ओके, जिन्होंने पर्सनल रीजन बतलाकर अर्ली रिजाइन कर दिया। ओके, उन्होंने अपने टेन्योर को पूरा नहीं किया और अर्ली रिजाइन कर दिया। और इससे पहले अ वेरी हाईली स्कॉलर पर्सन 23rd गवर्नर वॉज योर रघुराम राजन। ओके, जिन्होंने 2005 में ही यूएस हाउसिंग क्राइसिस को स्पेक्यूलेट कर लिया था। ओके, और उनका बड़ा मजाक उड़ा था उस वक्त, कहा गया था कि ही इज अ ल्यूडाइट। ओके, ल्यूडाइट बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से निकली थी और उनका बहुत मजाक बनाया गया था कि ये एक ऐसा नेगेटिव आदमी है जो एकदम समृद्ध यूएसए को देख नहीं रहा है और फिर एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, तो रघुराम राजन 2005 में ही स्पेकुलेट कर लिए थे कि हाउसिंग क्राइसिस या यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी और उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज भी बतलाई थी कि किस तरीके से इसको कर्ब किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। एनीवेज, वो आपके 23वें गवर्नर थे। इनको भी एक्सटेंशन की बात की जा रही थी लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, मैक्सिमम टेन्योर जो होता है वो 5 इयर्स का होता है। किसी भी गवर्नर का मैक्सिमम टेन्योर 5 इयर्स के लिए होता है। ओके, शक्तिकांत दास को जो अपॉइंट किया गया वो 3 वर्ष के लिए किया गया है। ओके, उसके बाद प्रोविजन है कि आप एक्सटेंशन दे सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीआई। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम के और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।